ब्रियोफाइट में क्या होता है, हाई लाइट कंपनसेशन पॉइंट ज्यादा होता है। फोटोसेंसन आपको पता है कि दो कंडीशन में होगा, एक डायनेमिक स्टेट में है और दूसरा का क्रोनिक स्टेज में। डायनेमिक स्टेज में जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रही है, क्रोनिक मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, बढ़ गई, क्रोनिक स्टेज में। एक कार्बन के लिए कितना, 8 प्रोटॉन ना, और 6 के लिए 48 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन में 175 किलो जूल, तो कुल निकाले थे 2048 का था। हाई एक्सेस लाइट थी, D1 D2 प्रोटीन, उनका डैमेज हो जा रहा था, उनका ऑक्सीडेशन हो जा रहा था, तभी तो फोटोनिक्सन हो रहा था। तो आएगा क्रोनिक फोटोनिक्सन। तो दो तरीके से लाइट क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। डायनेमिक मतलब मॉडरेटली एक्सेस हो जाए तब भी, लेकिन मॉडरेटली एक्सेस होगी तो फोटोसिंथेटिक रेट में कोई चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगी। लेकिन अगर क्रोनिक आ गया तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, D1 D2 प्रोटीन का लीवेज हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये क्या करेगी, क्रोनिक जो एक्सेस लाइट होगी, हाईली एक्सेस लाइट, ये क्या करेगी, रिएक्शन सेंटर को डैमेज कर देगी। रिएक्शन सेंटर को डैमेज कर देगी तो फोटो सिस्टम ऑपरेट नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस होगी। आया बात, आया कि नहीं। हाई एक्सेस लाइट पड़ रही है तो प्लांट क्या करेगा, मैक्सिमम प्रोटॉन को हीट के फॉर्म में रिलीज कर देगा, है ना। हमें निकल जाएगा तो फोटोसिंथेटिक रेट भी डिक्रीज होगा, क्वांटम एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी और फोटोसिंथेटिक रेट भी डिक्रीज होगा। क्वांटम एफिशिएंसी भाई, प्रोटॉन इसमें बड़ा हीट के फॉर्म में निकल गया तो क्वांटम एफिशिएंसी कम हो गई इस तरीके से। अब फोटोसिंथेटिक रेट भी, जब क्वांटम एफिशिएंसी कम हो तो फोटोसिंथेटिक रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। डायनेमिक कब होगा, जब मॉडरेटली मतलब थोड़े ज्यादा हो गए, दोपहर थोड़ा बढ़ गया। अब क्रोनिक मतलब जून का महीना एकदम लगातार इंसिडेंट हो रहे, तो दो तरीके का फोटोनिक्सन होगा। कम लाइट मतलब थोड़ा सा ज्यादा पड़ गई तो मॉडरेटली, तो डायनेमिक में आ गया, मॉडरेट लाइट एक्सेस हो गई है, हाई लाइट एक्सेस हो गई है, ज्यादा लाइट एक्सेस हो गई है, तो किसमें आ जाएगा वो, क्रोनिक में। याद हो आपको, मैंने बताया था हार्ट ह्यूमिड रीजन, गर्मी खूब चाहिए होती है और वाटर अगर नहीं बचाएंगे तो मर जाएंगे। अरे भाई, वाटर को देखे थे 100% कंजर्व कर रहे थे, 98% क्या कर रहे थे, बाहर फेंक दे रहे थे। हाँ, समझे कि नहीं। इसका रीजन क्या है, C3 प्लांट को लाइट मतलब हार्ट ज्यादा हार्ट लाइट तो चाहिए नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए 20 से 25, बहुत हो गया 25 से 30, उसके ऊपर नहीं, 30 से 35 C4 प्लांट, 35 से 40 मान लीजिए कैम प्लांट नॉर्मली ग्रो करते हैं। तो उतना कम टेम्परेचर भी है, CO2 और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी क्या होना चाहिए, मैटर करता है इनके लिए। C4 प्लांट भाई उनका क्या है कि अगर CO2 कंसंट्रेशन है नॉर्मल और ऑक्सीजन भी काफी कंसंट्रेशन है तो फोटो रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं और केल्विन साइकिल भी ऑपरेट करा देते हैं, C3 साइकिल भी। तो इस तरीके से इनके पास एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ना। ऑक्सीजन से भी तो ये अपना C3 साइकिल ऑपरेट कर रहा था, सिर्फ फास्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा था ग्लाइकोलेट के रूप में। तो वहां पे याद करो तो मैंने आपको बताया था कि C4 प्लांट का इवोल्यूशन कब हुआ था, जब कार्बन का कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में कम हो गया था। अगर कंपनसेशन पॉइंट इनका हाई होगा, C4 प्लांट का सर्वाइव कर पाएंगे। ये ज्यादा वाटर लॉस इनके पास कपे है ही नहीं है ना, वाटर क्यों लॉस करेंगे, वाटर लॉस करेंगे तब तो मर जाएंगे, ये भी वाटर लॉस नहीं कर सकते। हार्ट ह्यूमिड रीजन में ग्रो कर रहे हैं, हार्ट एरिड जोन में ग्रो कर रहे हैं कैम प्लांट। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, वाटर भी लॉस कर रहे हो तो क्या होगा, अब गर्मी आएगी, पसीना होगा, पानी ना पियो, बेहोश होकर गिर जाओगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा ना। तो उसी को कंजर्व करने के लिए क्या करेंगे, पानी लेकर चलोगे, जितना लॉस हो उतना पीते रहे। लेकिन कोई लॉस नहीं कर रहा तो पिएगा क्यों, C3 प्लांट लॉस कर रहे हैं।
इनका कंडीशन अलग है जी। और C4 प्लांट के साथ में क्या हुआ है, C4 प्लांट हॉट ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, वाटर का लॉस नहीं करेंगे। CO2 को देख रहे थे मीजोफिल सेल में ही कंसंट्रेट कर रहे थे, आर्गेलो एसीटेट में, फिर माइलेट में, तब उसको भेज रहे थे ना बंडल सी सेल में, वहां फोटोसिंथेसिस ऑपरेट हो रही। बात समझे कि नहीं? सैचुरेशन पॉइंट मतलब, सैचुरेशन पॉइंट मतलब कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, मिनिमम कितना कंसंट्रेशन रहे कि जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करे, अब्जॉर्ब कर ले। तो C3 का क्या कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए CO2 का, तभी तो करेंगे। अरे भैया नहीं तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी में इसको रखता हूं तो रेस्पिरेशन में निकल जाए, तो उसको CO2 कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, C4 में कम होना चाहिए, क्योंकि इसने अडेप्ट किया है, फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर दिया, कार्बन को कंसंट्रेशन, कार्बन को कंसंट्रेट कर लेता मीजोफिल सेल में। आई बात समझ में आया? एकदम थक हार गए हैं, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रेंग रहे हो तुम लोग मेंटली। रेंगे मतलब है कि कुछ मतलब दिमाग सुन्न हो गया, अरे भैया अंदर अंदर एकदम दहाड़ रहे हैं। आ रहा है कि नहीं जो बोल रहा हूँ? CO2 कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, CO2 का कंसंट्रेशन मैका वाला चलता, मतलब बहुत वो चलता है। अब देखो इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है, हाँ? इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है? CO2 का कंसंट्रेशन जैसे बढ़ेगा C3 प्लांट फोटोसिंथेटिक रेट भी इंक्रीज होगी। C4 प्लांट में CO2 का कंसंट्रेशन कम है, तब भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होता रहेगा। इनको इतना, अगर CO2 को देखो यहाँ पर तो CO2 का लेवल है ना ये, तो CO2 इनको कितना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, इतना, इनको कितना चाहिए, इतना, इतने CO2 लेवल पे, इतने CO2 लेवल इतना फोटोसिंथेसिस करा देंगे, समझे कि नहीं, इतने CO2 कंसंट्रेशन। लेकिन इनको इतना पहुंचाने के लिए, C3 प्लांट को इतना पहुंचाने के लिए कितना CO2 चाहिए? बात समझे कि नहीं? बात तो लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि C4 प्लांट को CO2 की कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है, फोटोसिंथेटिक रेट क्या करेगा, एफिशिएंटली वो ड्राइव कर लेगा। बट C3 प्लांट में ऐसा नहीं होगा, वहां पे CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, तभी वो ग्रो करेंगे, नहीं तो ग्रो नहीं करेंगे।
मतलब एकदम कम रहेगा तो फोटो रेस्पायरेशन होने लगेगा। आप लोग को बार बार एक चीज मैं खुद बोलते बोलते थक गया हूँ। एक चीजें 50 बार बताया होगा। C3 प्लान में आपको पता है CO2 का कंसंट्रेशन अगर कम है, CO2 कम मिलेगा तो रुबिस्को जो एक्टिव एंजाइम है, रुबिस्को जो एक्टिव एंजाइम है, इस रुबिस्को के साथ ऑक्सीजन बाइंड करने लगेंगे ना, तो फोटो रेस्पायरेशन होने लगेगा। क्योंकि रुबिस्को के साथ में CO2 भी एबिलिटी रखते हैं बाइंड करने का और ऑक्सीजन भी रखते हैं। तो अगर CO2 का लेवल कम हुआ तो क्या करने लगेंगे? फोटो रेस्पायरेशन करने लगेंगे। इसलिए CO2 कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे, ताकि CO2 ही बाइंड करे। C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन पाया ही नहीं जाता है, कैम प्लांट में पाया ही नहीं जाता है। केवल और केवल क्या अवेलेबल है? बंडल सी सेल में क्या अवेलेबल थी? केवल CO2 अवेलेबल थी ना, केवल और केवल CO2 अवेलेबल थी। तो इस CO2 केवल इसको बाइंड करे थी, केवल साइकिल नॉर्मली ऑपरेट हो रही थी। तो कार्बन का अगर कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, तब भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है C4 प्लांट में। C3 प्लांट को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आया बात अब? इसीलिए C3 का देखोगे ग्राफ फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा है। कब ज्यादा है? जब CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, आया? अब भाई यही लाइट वाले में क्या देखे थे? जब लाइट के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया था, तब कौन ऊपर जा रहा था? C4 प्लांट जा रहे थे ना, टेम्परेचर ज्यादा था। तो कल ही आया था ग्राफ, बिल्कुल सही बात है। C4 प्लांट को क्या होगा? ज्यादा वाटर का भी लॉस नहीं करते हैं, कंपनसेशन पॉइंट नियरली 0 देखे थे, तो न वाटर लॉस है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी कम चाहिए इनको, ठीक, यूज करते हैं। ठीक, लेस नाइट्रोजन का यूज क्यों करेंगे? क्यों, मतलब नाइट्रोजन का यूज कम क्यों करते हैं? हाँ, यहाँ पर फिक्स करने के C4 प्लांट में आपने देखा था ना, ATP ज्यादा यूज हो रही थी। अरे 5 ATP इनको लग रही थी, और उसमें C3 में तीन ATP थी, एक कार्बन को फिक्स करने के। समझे? आप गन्ना के खेत में जल्दी देखेंगे नहीं लोग खाद डालने, यूरिया डालने जाते हो। एक बार डाल देंगे, छोटा होगा तब, बड़ा होगा जुलाई अगस्त में अगर 1 किलो मार दिए तो बहुत तेजी बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है, हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। लिखा हुआ C3 के कंपेरिजन में C4 में रुबिस्को कम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रुबिस्को कम होता है। क्यों कम होता है? बंडल सी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो वहां पर जो रुबिस्को अवेलेबल था तो करा दे रहा है, और यहाँ पर तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा रुबिस्को C3 प्लांट में। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में मेसोफिल बंडल सी सेल में नहीं डिवाइड है। जी। हाँ, आया बात समझ में? देखो, कार्बन 12 होता है, नेचुरली अकरिंग होता है, हर जगह बायोसिंथेटिक रिएक्शन में पाया जाता है, तो इसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते ना। इसको रिप्लेस कर दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रह जाएगा, ऑक्सीजन क्यों रह जाएगा ना। तो कार्बन तो होना चाहिए, लेकिन अगर C12 कार्बन है तो यही हर जगह पाया जा रहा है, तो आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे ना। तो कार्बन के और अपरूप भी पाए जाते हैं, आइसोटोप पाए जाते हैं, कार्बन 13 और कार्बन मेनली है, कार्बन 15 भी है ना। 11 पाया जाता है, समझे कि नहीं? 11, 13 और कार्बन 14,
इन्हीं दोनों आइसोटोप्स का यूज किया था किसके लिए? ये फोटोसिंथेटिक रेट को मेजरमेंट करने के लिए कि कितना नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स हुआ, कहाँ गया। 5 ही आ गए तो 3 एक थी। मैं आपको एक वो रेशियो बताया था ना कि अगर 6 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल 3 फास्फेट के बने थे तो उसमें से 1 मॉलिक्यूल जाएगा कार्बोहाइड्रेट की बायोसिंथेसिस के लिए, 5 मॉलिक्यूल रिजनरेट हो जाएगा। तो मैंने कैसे बता दिया था? हवा में। यही रेडियो आइसोटोप का यूज किया गया होगा, स्टडी की गई होगी, तो पता चला कि 1 कार्बन ही आ गया था, 5 कार्बन रिकवरी हो गई थी, रिजनरेट हो गया था, तब न बता पाए। तो आप क्या करोगे? जो कार्बन 12 पाया जा रहा है नॉर्मली, वहां पे आप क्या करिए? रिप्लेस कर दीजिए। कैसे रिप्लेस करोगे? जिस मीडियम में प्लांट को ग्रो करा रहे हो उस मीडियम में आप क्या करो? C12 वाले कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके C13 वाले कार्बन डाइऑक्साइड को दो प्लांट को, वो उसको फिक्स करेगा। वो उसको फिक्स करेगा तो उसको यूटिलाइज करेगा, C3 साइकिल चलाएगा, उसमें से प्रोडक्ट बनाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेंगे, फ्रक्टोज बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, उसको रीड कर लोगे। भाई सलामत से एक्सट्रैक्ट जब करोगे तो तुम्हारा वाला जो ग्लूकोज होगा वो कार्बन 13 वाला होगा ना, हैवियर वेट होगा, थोड़ा इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली जो पाए जाएंगे अपन को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? आपने भी कार्बन 12 लगाया हुआ है, नेचुरली भी कार्बन 12 पाया, तो कैसे बताओगे कि वाले मेरा वाला कार्बन होता? यहाँ पहुंचा साइकिल पाया जा रहा है। अगर मान लीजिए आपने सेम आइसोटोप का यूज नहीं किया तो कैसे आप बताओगे, कैसे जस्टिफाई करोगे कि मैंने ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 1 कार्बन को लगाया था, वो कार्बन जो है मुझे पायरुवेट में मिला है। सारे मिलेंगे ना वहीं पे, तो कोई मानेगा थोड़े। लेकिन आप बताओगे कि जिस कार्बन को मैंने लगाया था वो कार्बन 13 था, और कार्बन 13 नॉर्मली पाया नहीं जाता है, तो कार्बन 13 मेरा वाला है। कहाँ पाया जा रहा है? पायरुवेट में, वहां से होते लिंक रिएक्शन के थ्रू साइकिल में पाया जा रहा है। तो बताओगे नहीं कि इस तरीके से गया होगा, ग्लाइकोलाइसिस हुई, लिंक रिएक्शन हुआ, फिर आपका साइकिल हुई, तभी तो स्टडी कर पाए हैं। उसी तरीके से आप फोटोसिंथेसिस की भी स्टडी करोगे, उसको डिटेक्ट कैसे करोगे? अभी पढ़ के ही तो आ रहे हो, केल्विन साइकिल ऑपरेट हो रही थी स्ट्रोमा में, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरेट, रुबिस्को, CO2, राइबोज 5 फास्फेट, पूरा पाथवे बना के आ रहे हो ना। तो इसकी स्टडी की गई होगी, तभी तो बना रहे थे कि यहाँ पे जाइलोज पाया गया, यहाँ पे राइबोज पाया गया, वहाँ पे CO2 पाया गया। बोलो, उनकी स्टडी की गई होगी ना, उन पाथवे को डिस्कवर किया गया होगा। तो कैसे किया गया था? एक कार्बन आइसोटोप का यूज करके किया गया। कार्बन के आइसोटोप नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक। इधर देखो, कार्बन के कितने आइसोटोप हैं? 1 2 3 4। इसमें से कुछ जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी पाई जाती है तभी आप लोग जो है डायनासोर को मतलब ढूंढा जाता है, तो बताते भैया आज के 50,000 करोड़ साल पहले, आज के 350 लाख साल पहले, आज के 3500 लाख साल पहले, आज के 4500 करोड़ साल पहले, अरे 4.5 बिलियन ईयर, वो 450 करोड़ साल पहले। ठीक। तो बताते नहीं कि इतना पुराना, मतलब कुल मिलाकर जितना करोड़ लगा रहे हो तो मतलब क्या बता रहे हो आप? इतना पुराना ये फासिल है। तो कैसे बताते हैं?
कार्बन से बताएंगे ट्रेस करके, फास्फेट को ट्रेस करेंगे, उसकी हल्दी दांत जो भी मिलेगा उसमें भी क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। रेडियो एक्टिव क्या होता है, बहुत डिले उसका डिकी होता है ना, उसका हाफ लाइफ पीरियड होता है, फिर दूसरे कंपाउंड में बदल जाता है। इतने साल में इतने कंपाउंड बदला, दूसरे के साल में दूसरे कंपाउंड में बदला, जिस स्टेज में पाया जाएगा बताया जाएगा इतना साल लगा होगा तब इसमें बदला, इतना साल लगा तब इसमें बदला जी। तो गणना कैलकुलेट करके बता देते हो कि इतना पुराना फॉसिल है। ये यूज होता है किसका, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, कि आप इसके थ्रू कैलकुलेट कर पाते हो। कोई पाथवे ऑपरेट हो रहा है, पाथवे को भी डिटेक्ट कर पाओ, है कि नहीं। कोई भी एनवायरमेंट में मैंने बताया ना, CO2 को चेंज कर दो, रेडियो एक्टिव वाले CO2 को दे दो, इहो फिक्स होगा, पाया जाएगा ना, माथे में भी पाए जाएंगे, ये भी पाए जाएंगे। ई वाले को फिक्स कर देंगे, आपने करा दिया तो आप इसको क्या करो, डिटेक्ट करो। जैसे जैसे डिटेक्ट करते जाओगे तुमको अलग अलग यहाँ पे अलग अलग मिलता जा रहा है, तो तुम उसी को पकड़ते चले जाओ, भैया देखो यहाँ पाया गया, फिर यहाँ पाया गया, यहाँ पाया गया, यहाँ पाया गया। एग्जाम्पल बेस्ट है, आप अपने घर से निकलते हो, कॉलेज जाते हो, कॉलेज अपने घर से जब निकले आप तो ई रिक्शा पकड़े होंगे, ई रिक्शा से बस पकड़े, बस से फिर रोडवेज उतरे, रोडवेज पर से फिर से आपने ई रिक्शा पकड़ा, फिर ऐसे फिर गेट पे उतरे, गेट पर से कॉलेज में, फिर क्लास में गए। अब कोई आपको ट्रेस करेगा, बताएगा नहीं कि ये इतने के यहाँ से गए, यहाँ से यहाँ इतना, यहाँ से इतना इतना इतना, अब ये पहुँच गए यहाँ। हम लोग ह्यूमन है ना, तो लोग बता देंगे ऐसे आते हैं। कार्बन तो बोलेगा नहीं, तो आपको कार्बन क्या करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ पहुंचा, कहाँ पाया जाता है। बात समझ में आएगी नहीं। हाँ, ये इस रेशियो के थ्रू आप एक कैलकुलेशन करते हो कि कितना कार्बन 12 पाया जा रहा है, कितना कार्बन 13 पाया जा रहा है, ठीक। मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप देखेंगे कार्बन DNA में भर भर के पाया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि 1000 बेसिस पाया जा रहा है, ठीक, तो उसमें कितना कार्बन 13 होगा, कितना कार्बन 12 होगा, डिटेक्ट कर सकते हो मास स्पेक्ट्रोमीटर के, ठीक है। 13 आइसोटोप वाला कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, 12 आइसोटोप वाला कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो किसको प्रीफर करेंगे, 12 वाला। अगर मान लो दोनों प्रेजेंट भी है, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, कौन, C3 प्लांट और C4 प्लांट, समझे कि नहीं। इसमें C13 के पास सबसे ज्यादा पावर डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है। अरे भाई रुबिस्को डार्कली प्रेजेंट है, वहाँ पे केस प्रेजेंट है, यहाँ पे कौन है, रुबिस्को, ठीक है। C13 क्या होगा, वो ज्यादा हैवी होगा इन कंपेरिजन टू C12, तो डिफ्यूजन जो रेट होगा वो क्या होगा, स्लो होगा ना। C4 प्लांट में 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, एक बार पेप्केज करता है, दूसरा का कौन करता है, रुबिस्को। पेप्केज करता है मेसोफिल सेल में और रुबिस्को करता है बंडल शीथ सेल में। अगर आप देखोगे तो उसमें आपके C3 प्लांट में क्या होता है, डायरेक्टली रुबिस्को ही कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम है, और वहां पे कार्बोक्सिलेशन 2 बार हो रहा है। तो पेप्केज के पास क्या होती है, ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होती इन कंपेरिजन टू रुबिस्को की, क्योंकि रुबिस्को मेन क्या होता है C3 प्लांट में, जैसे रुबिस्को ही खड़ा है, तो वही कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम है, वही कार्बन को फिक्स कर रहा है, तो इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर ज्यादा होती है। ये पता कर पाएगा कौन सी 12 है, कौन सी 13, C4 भी पता कर लेगा, लेकिन अगर दोनों में कंपेरिजन किया जाएगा तो इसमें ज्यादा होगा डिस्क्रिमिनेशन पावर। C3 प्लांट में डिस्क्रिमिनेशन पावर ज्यादा होगी। अरे भाई C4 प्लांट में पेप्केज है ना, कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम,
और 2 बार कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है। और C3 प्लांट में रुबिस्को ही तो कार्बोक्सिलेटिंग मेन एंजाइम है, डिस्क्रिप्शन ज्यादा कर पाएंगे रुबिस्को। मतलब हद है ना समझे नहीं। कोई बहुत बढ़िया शादी करवा रहा है, खर्चा कर रहा है, एक थाली 10,000 रुपए की है, और घर का मुखिया गेट पे खड़ा हो जाएगा तो ज्यादा लोग भागेंगे, पर अच्छे से पहचानता है कि कौन अपने हैं कौन पराए। वहीं मुखिया को अंदर गेट पे खड़िया दिए, बैल चाय पानी जलपान का जुगाड़ है, तो वहाँ ऐसे लोग खड़ियाए हो कि जो पहचान ही कम पा रहे हैं। ठीक, तो चाय पानी नाश्ता तो हो ही जाएगा बहरवा तक, अंदर आ जाएंगे तब मुखिया जी भगाएंगे ना, समझे कि नहीं। C4 प्लांट में कौन है, पेप्टाइड पहले बह रहे हैं मेसोफिल सेल में, C3 रुबिस्को बंडल सेल में। वहीं आप इनका देखेंगे किसका, C3 केस में तो रुबिस्को ही पहले फूल मारा लेकर खड़े हैं CO2 के लिए। RUBP से सीधे बना रहे थे कार्बोक्सिलेटिक एसिड, PGLD आया, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिप्शन देखा जाएगा किसके पास ज्यादा होती है, C3 प्लांट के पास। देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि जब भी बायोलॉजी आप पढ़िए एकदम रिजिड माइंड से मत पढ़िए, कभी भी फ्लेक्सिबल रहो। बायोलॉजी में मतलब आप कभी रिजिड हो ही नहीं सकते, फिजिक्स का नियम या मैथ का नियम नहीं है, बस काटे पीटे सवाल लगाए सीधा सीधा जा रहे हो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ जाते जाते अचानक पता चलेगा अच्छा अभी तो तुम पढ़ते आ रहे थे कि ये नहीं हो रहा है, अब पता चला वही हो रहा है। जो चीजें मतलब जैसे चल रही होती हैं वैसी होती नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ अपवाद एक्सेप्शन होता है। अब बायोलॉजी में तो स्पेशली